पूरे घर की लाइट ऑन है, कोई बंद नहीं करता। बिजली का बिल आएगा तब पता चलेगा। हाँ मम्मी, मैं भूल गया था, कर रहा हूँ। बहू को समझा दे, जब देखो लाइट जला जला कर पूरे घर में छोड़ देती है। जहां एक्स्ट्रा लाइट दिखे वहां बंद कर दे, नहीं तो बिजली का बिल तूफान की तरह आएगा। मम्मी मैंने तो उसे बहुत बार कह दिया है, लेकिन क्या करूं मैं। अपने घर में उसने ऐसा देखा होगा कि सब लाइट जला जला कर रखते हैं। मेरे ससुराल में तो पूरे घर की लाइटें पंखे सब ऑन ही रहता है। पता नहीं कैसे समझेगी ये। विनीत की पत्नी भी ऐसी आ गई तो कर्म फूट जाएंगे मेरे तो। पुष्पा कंजूसी की असली मिसाल है। कंजूसी में समझो उसे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। एक दिन पुष्पा रसोई में देखती है कि कविता फ्रिज से बची हुई सब्जी निकाल कर फेंकने जा रही है। पुष्पा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कविता का हाथ तुरंत पकड़कर कहती है, बहू यह क्या, एक पतीला सब्जी तुम फेंकने जा रही हो? यहाँ किसी को नसीब में नहीं होता और तुम फेंक रही हो। मम्मी जी क्या करूं, एक हफ्ते से पड़ी है, कोई खाता ही नहीं। मैं इनसे और देवर जी से 10 बार पूछ चुकी हूँ। आज नाश्ते में सब यही खाएंगे। पर मम्मी जी ये खराब हो चुकी है, बदबू आ रही है इसमें से। फ्रिज में कुछ खराब होता है क्या? तू मत खाना, हम तीनों खा लेंगे, तो बस अपने लिए सब्जी बना ले। कविता देखती रह जाती है, उसका मुंह बन जाता है। नाश्ते में पुष्पा उस सब्जी को ठीक करके कुणाल और विनीत को दे देती है और खुद भी खाती है। कविता के तो होश ही उड़ जाते हैं तीनों को खाता देखकर। तुम लोगों ने खा ली सब्जी? गजब है। जब मैं एक हफ्ते से पूछ रही थी तो कोई नहीं खा रहा था। भाभी अब पूछ रही थी तो हमें लगा आप फिर वही सब्जी बनाकर खिलाओगी। हमें क्या पता था कि सब्जी पड़ी है, तो हम वही खा लेते ना। ठीक है, अब मैं भी बासी खिलाऊंगी। कविता अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरे ससुराल वाले तो गजब है, कितने दिनों का बचा हुआ खाना भी खा लेते हैं। गजब है, मेरी सास भी मानना पड़ेगा, मैं तो एक निवाला भी ना खा सकूं। तुझे क्या है, तेरे लिए तो अच्छा है ना, बासी बचा हुआ खा लेंगे तो तुझे झंझट नहीं होगी। ये बात भी सही है। दिन बीतने लगते हैं और विनीत के लिए आकांक्षा का रिश्ता आता है। आकांक्षा के घर से अच्छा खासा दहेज मिल रहा था, तो पुष्पा लड़की को देखे बिना ही विनीत से कहती है, बेटा बुढ़ापे में ना सब एक जैसे ही दिखने लगते हैं, क्या गोरा क्या काला, क्या सुंदर क्या बदसूरत, 30 लाख कम नहीं होते। पता है ना तुझे लोन लेकर पढ़ाया था, तुम लोगों को किसी ने 1 रुपए की मदद नहीं की थी। बात तो मम्मी एकदम सही कह रही है। अरे बिना ना नुकुर किए हाँ कर दे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तुम लोगों को जो समझ में आता है वो करो। कुणाल और पुष्पा आकांक्षा के घर उसे देखने के लिए चले जाते हैं और उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। आकांक्षा के घर वाले भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ससुराल पाकर धन्य हो जाते हैं। मैं तो आप लोगों जैसे रिश्तेदार पाकर खुश हो गया हूँ, वरना आजकल लोग रिश्ते करने में ही खून पी जाते हैं। अरे भाई साहब, आप शादी की डेट निकलवाइए और जल्द से जल्द शादी करवाइए। 1 महीने में आकांक्षा और विनीत की शादी हो जाती है। शादी के पहले दिन आकांक्षा की पहली रसोई होती है और पुष्पा आकांक्षा से कहती है, आकांक्षा आज तेरी पहली रसोई है, तो नाश्ते में बचा कुचा खाना खाकर ही काम चला लो और तुम ना सीधे दोपहर की रसोई ही चढ़ा दो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, चाची जी और अगल बगल के कुछ लोगों को बुला ले क्या खाने पर? पुष्पा मन ही मन सोचती है, जितने लोग आएंगे उतना राशन भी तो लगेगा, लेकिन ये बात बोलूं कैसे इन दोनों को? अरे कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, आकांक्षा बेचारी का पहला दिन है, वो कितने ही लोगों का खाना बना पाएगी। नहीं मम्मी जी, मैं आकांक्षा की मदद कर दूंगी ना। पहली रसोई अकेले ही बनाई जाती है, ऊपर से इन लोगों ने हमें बुलाया था क्या? है? जाओ आकांक्षा, तुम जाकर रसोई में खाना बनाना शुरू करो। हाँ अच्छा, मैं बता देती हूँ इसे कहाँ क्या पड़ा है और कितना बनाना है। बहू तू जाकर आराम कर, कल की थकी होगी, मैं बता दूंगी। ठीक है मम्मी जी, थकी तो मैं बहुत हूँ। कविता सबको नाश्ता देने लगती है और पुष्पा रसोई में आकांक्षा के साथ लग जाती है और देखती रहती है कि कितना क्या सामान लगा रही है आकांक्षा। आकांक्षा गाजर का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी डालती है। इतना घी देखते ही पुष्पा का तो कलेजा फट जाता है।
वो तुरंत कढ़ाई से आधे से ज्यादा घी निकाल कर कहती है, इतना घी डालोगी बहू, इतने में तो 2 बार गाजर का हलवा बन जाए। हाँ, हम लोग ना घी कम खाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है ना मुझे, हार्ट का। हाँ अच्छा ठीक है मम्मी जी। पुष्पा हर चीज में से तेल घी सब कम करवाती जाती है। खाना बन जाता है, पुष्पा आराम से जाकर बैठ जाती है और आकांक्षा सबको परोसती है। आकांक्षा विनीत की थाली में सब्जी ज्यादा डालती है। पुष्पा इतनी सब्जियां देखकर अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और उसकी थाली में से सब्जियां निकालने लगती है। हे बहू, तू इतनी सब्जी डालेगी तब तो हो गया, 2 बार का खाना एक ही बार में परोस देगी क्या? बेकार में बर्बाद हो जाएगा। मम्मी जी मुझे लगा जितना लेना होगा ये लोग बोलेंगे ना, इन्होंने ना नहीं बोला, वेस्ट क्यों होगा, मैं खा लेती इनकी थाली से। जो भी हो बहू, पूछ कर थोड़ा डाला कर। कविता और आकांक्षा एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। जब आकांक्षा और कविता खा रही थी तब आकांक्षा कविता से कहती है, भाभी कुछ अजीब नहीं लगा आपको? थाली में से किसी से कौन खाना निकलवाता है? मुझे भी ठीक तो नहीं लगा, लेकिन जाने दो, तुम माइंड मत करो इतना। मम्मी जी का बर्थडे है कल, तो उनका बर्थडे हम जोरदार सेलिब्रेट करते हैं, कैसा रहेगा? हाँ भाभी ये ठीक रहेगा। हम दोनों की शादी के बाद ये उनका पहला बर्थडे है, तो उनको लगना चाहिए ना कि उनकी अब 2 बहुएं हैं। कविता और आकांक्षा बर्थडे की प्लानिंग करने लगती है। दोनों मिलकर सबको इनवाइट करती हैं। अगले दिन सुबह पहले से पुष्पा को सत्संग में भेजकर डेकोरेटर वाले को बुलवाकर घर सजवाने लगती है और खाने वाली को बुलाकर खाना भी बनवाने लगती है। शाम को सारे गेस्ट आ जाते हैं। कुणाल पुष्पा को सत्संग से लेकर आता है। पुष्पा घर का दरवाजा खोलती है और सब ताली बजाते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने लोगों को एक साथ देखकर पुष्पा सोचती है, क्या करूं है भगवान, ये बहू है तो मुझे लुटवा कर मानेगी। अभी ही तो शादी में इतने लोगों को खिलाया है और अभी फिर से ये लोग इतना खर्च करवा रही है, इतने लोगों का खाना तैयार कर दिया। कुछ बोलूंगी तो इन्हें लगेगा कि मैं कंजूस हूं। इससे अच्छा है कि बेहोश होने की एक्टिंग करती हूँ। मम्मी क्या हुआ, कैसा क्या हुआ मम्मी आपको? पुष्पा बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सब गेस्ट डर जाते हैं और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर आकांक्षा और कविता भी डर जाती हैं। क्या हो गया मम्मी जी, अब क्या करें? डॉक्टर को बुलाकर दिखाना होगा। विनीत आप डॉक्टर को कॉल करो फटाफट। तुम दोनों बाहर देखो, हम दोनों भाई मम्मी को देखते हैं। बहुओं के कमरे से जाने के बाद पुष्पा उठ जाती है। कोई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना खर्चा कर दिया, फिर डॉक्टर ले लेगा सो अलग से। मम्मी आपको कुछ हुआ नहीं है? कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं क्या करती, तुम दोनों की बहुएं घर लुटवाने में जो लगी हैं। अरे हम तो डर ही गए थे, हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दोनों बोल देना कि मेरा बीपी हाई हो गया था जिस कारण से ये सब हुआ। कुणाल आकांक्षा और कविता से कहता है, मम्मी अभी ठीक है, थोड़ी देर में केक कट कर लेते हैं, फिर हम खाना खा लेंगे। लेकिन मम्मी जी को हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था, बस बीपी हाई हो गया था उनका। बेकार में इतना अच्छा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कितना कुछ प्लान किया था हमने। कविता और आकांक्षा का मूड ऑफ हो जाता है। पुष्पा केक कट करके सबसे कहती है, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं, मेरी उम्र हो गई है, मेरे लिए ऐसे कोई प्लान मत बनाया करो। हमें क्या पता था मम्मी जी। चलो सब खाना खा लो। और इतने खाने का क्या करोगी तुम लोग? 3-4 दिन तक यही खाना चलेगा, खाना फिर से मत बनाना तुम दोनों। हाँ इतना खाना फेंकोगी क्या? सब खा पी लेते हैं और वही खाना पूरे 4 दिन तक चलता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे बहुओं को भी समझ में आने लगता है कि उनकी सास कंजूस है। एक रोज कविता और आकांक्षा बाजार से आ रही थी और देखती है कि एक राशन की दुकान पर बहुत शोर हो रहा है। लगता है किसी कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। कुछ दिखे तब ना भाभी, इतनी दूर से कुछ दिख भी नहीं रहा है। थोड़ी देर के बाद जब भीड़ खाली होती है तब आकांक्षा देखती है कि भीड़ में से उसकी सास जा रही है। भाभी ये तो मम्मी जी जा रही है, कहीं उन्होंने तो कोई लफड़ा नहीं किया? चल पूछते हैं उस राशन वाले से।
दोनों देवरानी जेठानी उस राशन वाले के पास जाती हैं। दोनों को देखते ही राशन वाला कहता है, पैसों की कोई कमी नहीं है भाभी जी आपके घर में, फिर भी आपकी सास इस तरह से क्यों करती है? कोई भी सामान वो एक पाव से ज्यादा लेती नहीं, उसमें भी ऐसे देखती रहती है जैसे पाव भर में हम चोरी कर लेंगे। एक पाव में आता ही कितना है जो कोई चोरी कर लेगा? अभी एक पाव चना लिए, उसमें भी 10 दाने देने के वक्त गिर गए तो इतनी लड़ाई की कि पूछिए मत, कंजूस नंबर 1 है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो उनकी उम्र हो गई ना इसलिए। कविता और आकांक्षा वहां से निकल जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, भाभी मम्मी जी ने तो हद ही कर दी, इस तरह से तो नहीं चलेगा। ऐसे तो हमारी इज्जत चली जाएगी बाजार में। दोनों घर आती हैं और कविता को याद आता है कि कल उसकी किटी है। अरे कल तो मेरी किटी है, मैं तो भूल ही गई थी। तो क्या हुआ भाभी, मैं हूं ना, मिलकर कर लेंगे तैयारी। छोले भटूरे खाने में, नाश्ते में चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक कर देंगे और फिर ढोकला और उसके बाद खाना। हाँ ये ठीक है, और फ्रेंच फ्राइज भी। अगले दिन सुबह से ही दोनों देवरानी जेठानी रसोई में लग जाती हैं। पुष्पा दोनों को देखकर समझ जाती है कि आज कुछ तो है। बहू नाश्ता लगा दो। हाँ मम्मी जी। एक काम करते हैं, नाश्ते में सबको ना ढोकला ही दे देते हैं आकांक्षा। ठीक है, मैं सबको ढोकला दे देती हूँ, आप तब तक छोले बना लो। आकांक्षा सबको ढोकले देती है और पुष्पा ढोकला देखते ही कहती है, आज कुछ है क्या? दोनों सुबह से लगी हो और ढोकला मिला है खाने को। हाँ मम्मी जी, आज भाभी की किटी है। तब तो ठीक है, सबको चाय पानी दे देना और ढोकला खिला देना, और क्या। नहीं नहीं मम्मी जी, इतने में क्या ही होता है, सब पेट भर के खाएंगे। हमने छोले भटूरे और फ्रेंच फ्राइज बनाने का सोचा है। अरे बहू, इन सब की क्या जरूरत है, ढोकला बहुत है। झूठ मूठ तुम इतनी मेहनत कर रही हो, 2 ढोकले में तो पेट भर जाता है। रहने दो ना मम्मी, आजकल पहले की तरह नहीं होता, आजकल दिखाना पड़ता है थोड़ा। इतना खाना सुनकर ही पुष्पा का तो खून जलने लगा था। वो तब से रसोई में ताका झांकी करती रहती है। इतने प्याज बहू, अरे प्याज सोने से भी ज्यादा महंगे, इतने प्याज का क्या करेगी? मम्मी जी भटूरे के साथ सब कच्चा प्याज खाते हैं ना, अब छोले में भी तो डालने होंगे। पुष्पा कटे हुए आधे प्याज उठाकर रख लेती है। अरे इतने बहुत है, घर लुटाना नहीं है, उन लोगों को खिलाकर क्या होगा, बाकी बचे हुए कल काम आ जाएंगे। मम्मी जी ये खराब हो जाएंगे कल तक। अरे कुछ नहीं होता, मैंने तो जिंदगी भर अपने बेटों को ऐसे ही खिलाया है। शाम को पार्टी शुरू होती है, सभी किटी मेंबर आ जाते हैं। पुष्पा वहीं सबके साथ जाकर बैठ जाती है। कविता और आकांक्षा का खून अंदर ही अंदर जलने लगता है और वो सोचने लगती है कि कहीं फिर उनकी सास कोई तमाशा ना कर दे। आकांक्षा सबको चाय कॉफी और फ्रेंच फ्राइज देती है। पुष्पा सबकी प्लेट में से आधे फ्रेंच फ्राइज निकाल लेती है। अरे इतना ये खा लेगी तो बाकी खाना कैसे खाएगी? ठीक कहा ना मैंने? जी जी बिल्कुल। कविता रसोई में जाकर आकांक्षा से कहती है, आकांक्षा तुम मम्मी जी को वहां से ले जाओ ना, हाथ कर रही है वो, सबकी प्लेट से खाना निकाल रही है। कैसे बचे हम ऐसी सास से? भाभी बाथरूम से शैम्पू का डब्बा गायब करके 1 रुपए वाला पाउच रख दिया है मम्मी जी ने। इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है, इतना पैसा छाती पे लेकर जाएंगी क्या? हाउसी खिलकर फिर सब ढोकला खाते हैं। उसके बाद कविता सबसे कहती है, छोले भटूरे लगवा दूं? अरे बहू, इतना खाकर किस पेट में कोई छोले भटूरे खाएगी? गलत बोलो तो मेरे जुबान पकड़ लेना। जी जी बहुत हो गया, कविता हम चलते हैं। हाँ जी, हमारा तो पेट भर गया। सब वहां से चली जाती हैं। सारे छोले भटूरे पड़े रह गए। हम खा लेंगे 2 दिन तक, इनको खिलाकर क्या होता? पुष्पा अपने कमरे में चली जाती है। इधर दोनों बहुएं चिड़चिड़ाकर लाल हो जाती है और कविता कहती है, आज कुणाल के आते ही मैं उसे ये सब बता दूंगी और कह दूंगी कि मैं अब तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती हूँ। पूरे घर के लाइट बंद कर देती है। भाभी लाइट तो छोड़िए, टमाटर उठाकर रख दिए मम्मी जी ने ताकि हम ज्यादा यूज ना कर पाए, और नींबू भी छुपा दिए थे, किसी को भटूरे के साथ दे ही ना पाए। हद होती है यार। इतने में ही विनीत और कुणाल घर आ जाते हैं। विनीत कहता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगा दो फटाफट भटूरे। हाँ भाई, बाहर तो खुशबू आ रही है, खाना लगा दो। खाना नहीं मिलेगा।
हमें मम्मी जी के साथ नहीं रहना। अरे ऐसा क्या हो गया भाई अचानक? देवर जी पूछी मत, मम्मी जी ने जीना हराम कर दिया है हमारा। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी किटी में। मेरी सहेलियों के प्लेट से खाना तक निकाल लिया और उनके सामने लाइट ऑफ करने लगी। राशन वाले से लड़ाई कर लेती है 2-4 रुपए के लिए। इस तरह नहीं चलता है, थक गए हम पूरा दिन झेल झेल कर। तुम दोनों कैसे बात कर रही हो? वो हमारी माँ है और तुम दोनों उनसे अलग नहीं हो सकती हो। अरे तो अपनी माँ को समझाओ ना कि इतनी कंजूसी ना करे। सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्यों करती है ऐसा? भाभी अभी ना हमारे पास पैसा है। एक वक्त था जब हमारे पास कुछ नहीं था। पापा ठेला लगाते थे सब्जी का, मम्मी दिन भर बाहर से पानी भर कर लाती थी और इतनी मुश्किलों से सब कुछ मैनेज करती थी। बहुत कम में मम्मी घर चला लेती थी। उस परिस्थिति में मम्मी ने हमें पाला है। पाला ही नहीं, हमें पढ़ाया भी है। मम्मी 1-1 रुपया बचाकर हमारी फीस भरती थी। एक साड़ी में पूरा साल निकाल देती थी। उनकी बदौलत आज हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो तुमने पहले ये सब क्यों नहीं बताया? मम्मी ने इतना कुछ किया तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताते? अगर हम ये बता देते तो हमारी शादी होना मुश्किल हो जाता। मम्मी को लगता था कि कोई लड़की ये सब जानकर हमसे शादी नहीं करेगी। तुम लोगों के पास तो सारी फैसिलिटीज है। मम्मी ने तो कभी फ्रिज देखा भी नहीं था। हम मम्मी से अलग कभी नहीं हो सकते। तुम्हें मम्मी से अलग होना है तो तुम मुझे छोड़ दो। कंजूस कोई होता नहीं है, उसकी परिस्थिति उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। मम्मी ने इतना कुछ देख लिया है, अब उसे डर लगता है कि कहीं वो दिन वापस ना आ जाए, तो हमें देखकर चलना चाहिए। हमें नहीं पता था ना ये सब के बारे में। अब हम समझ चुके हैं मम्मी जी के बारे में। अब हम कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। जाओ तुम दोनों मम्मी जी को लेकर आओ, हम दोनों खाना लगाते हैं। आकांक्षा और कविता सबके लिए छोले भटूरे परोसती है और सब साथ में मिलकर खाते हैं। ये फालतू की लाइट ऑफ कर दो आकांक्षा। भाभी कल भी हम यही खा लेंगे। हाँ, पुष्पा मुस्कुराने लगती है और दोनों बहुओं उसकी ओर देखकर कहती हैं, अब हमें ही तो घर देखकर चलना होगा ना। क्या मम्मी जी? शाम के बज रहे थे 5 और राज का पूरा परिवार सज धज कर बाहर जाने को तैयार बैठा था। तभी रिक्शे वाले को बाहर खड़ा कर मोहन घर के अंदर आता है। सभी को याद है ना क्या कहना है? अरे 10 बार रटा दिया आपने, अच्छे से याद है। हमारे यहाँ सगाई के पहले ही सारी लेन देन की बातें हो जाती है। हमारे यहाँ सगाई टूटती नहीं। आप इसे सगाई नहीं, आप इसे शादी ही समझिए। इतना रट लिया है मैंने इस लाइन को कि आज सुबह भगवान के सामने माला फेरते वक्त भी बार बार यही लाइन जुबान से फिसल रही थी। हो गया, बहुत ट्रायल दे दिए मैंने। अब सीधा लड़की वाले के सामने फाइनल शॉट दूंगी। पर इतनी ट्रायल्स का फायदा क्या हुआ मम्मी? हर बार वही मुंह उठाकर जाना और अपने कुंवारे भाई को वापस लेकर आना। बड़ा दुखदाई लगता है मुझे। अब भैया कोई बच्चा थोड़ी न रहे, पूरे 27 साल के हो गए और अब भी पैसों के पीछे पापा लड़की कैंसिल करते रहे। फिर तो हो गई शादी। समझ में नहीं आता कब इसकी शादी होगी, कब मेरा नंबर आएगा। भाई से ज्यादा जल्दी तो इसे लगी पड़ी है शादी की। अरे तू क्या चाहती है कि तेरे भाई की शादी मुफ्त में कर दूं मैं? इसकी पढ़ाई में जो पैसे झोंके हैं उसका क्या? ट्यूशन फी, कंप्यूटर फी, हैन तैन, वो सब कुछ क्या तेरी गुल्लक से आएगा? फिर से कह रहा हूं मैं, इसकी शादी के पहले ही एक एक पैसा वसूल लूंगा। अब शादी के बाद क्या पता ये बीवी के पल्लू में लिपट गया, फिर तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी ना। और हाँ, रिक्शे वाले से बात कर लिए मैंने, इसे 200 रुपया किराया देना है। रेस्टोरेंट से कुछ दूर पर ही रिक्शा वाले को खड़ा कर देंगे। अगर लड़की वाले पूछेंगे कैसे आए हैं तो सीधा कह देना फॉर्च्यूनर से, ठीक है? कौन कहेगा आपकी सरकारी नौकरी है पापा? दिमाग तो आप जिस हिसाब से चलाते ना, आपका खुद का एम्पायर होना चाहिए था। बेटे की पढ़ाई में जो पैसे लगे हैं वो उसकी शादी से वसूल लेंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। बांधना पड़ेगा आपके दिमाग को। हाँ तो मैं अपना फ्यूचर नहीं देखूं क्या? तो आप मेरा फ्यूचर क्यों बिगाड़ रहे हैं पापा? सूट बूट पहन कर रिक्शे में जाऊंगा और किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? हमारी गाड़ी तो खड़ी है बाहर, माना 8 लाख की है, पर चलती तो है ना, रिक्शा से तो बेटर ही है। तो तुझे इतनी दूर का रेस्टोरेंट फाइनल करना था क्या? आने जाने में 500 का पेट्रोल लग जाएगा। उससे कम में रिक्शे वाले से बात कर लिए मैंने।
सुबह से इतनी दौड़ धूप, ये 300 रुपये बचाने के लिए तो कर रहा था मैं। चलो अब। और इन तमाम तानों, हिसाब किताब और फॉर्च्यूनर की झूठी शान के साथ राज अपने परिवार के साथ रिक्शे में बैठा गड्ढों से दो दो हाथ करता हुआ आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, इतने गड्ढों से होकर ये रिश्ता जाएगा, कहीं इसके अस्थि पंजर ना अलग हो जाए। हे भोलेनाथ, इसके पहले की लड़की वाले हमें इस रिक्शे में देख ले, हमें होटल तक पहुंचा दो। ऐसा तो कोई झटके नहीं आ रहे। आप लोग ना चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा करना जानते हैं बस। आप ना रहने ही दीजिए, इतने झटके लग रहे रिक्शे में, कहीं मेरे हाथ से लिफाफा ना छूट जाए। ये पकड़ रहा है तू, ध्यान से, इसे अपने पास जेब में रख ले बेटा। अरे आप कौन सा लिफाफा ले आई? अब अपना लड़का लेकर जा रहा हूं मैं, अब लिफाफा भी दूं क्या? लिफाफे वो देंगे, हम क्यों देंगे? यहाँ से अब कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा, बहुत खर्च कर दिए मैंने इस पर, अब इसकी और से पैसे आने चाहिए। और फाइनली मोहन पहुंचता है द पर्ल्स रिजॉर्ट। वाह, कितना सुंदर रिजॉर्ट है। कुछ ज्यादा ही अच्छी जगह चुनी है ना लड़की वालों ने मम्मी। तो तुझे क्या लगा, हम तुझे ऐसे ही कुएं में धक्का दे देंगे क्या? पाल पोस कर 25 साल का किया है तुझे, अपनी हैसियत से तो ऊपर ही परिवार में भेजेंगे। आपने लिफाफा तो अच्छे से रखा है ना प्रीति की मम्मी? वैसे मैंने सब पता कर लिया है, ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़का अच्छा है, इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज है, लड़के के बाप की सरकारी नौकरी है। रिटायरमेंट के बाद जो मोटी रकम आएगी वो किसे देगा? अपने इकलौते बेटे को ही। जैसी बात पक्की होती दिखे, आप सीधा राज के हाथ में लिफाफा रख दीजिएगा। वैसे कितने पैसे लिफाफे में पापा? 11,000 बेटा। क्या? मेरे वक्त तो आपके हाथों से 100-200 नहीं छूटते पापा, और यहाँ पहली मुलाकात में 11,000 का लिफाफा दे रहे हैं आप। ऐसे तो इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, और रिश्ता पक्का हो गया तो फिर उस हिसाब से रोका भी करना होगा। अरे तो आज तक तेरा बाप पाई पाई बचा क्यों रहा था बेटा? इसी दिन के लिए तो, ताकि तुझे अच्छा ससुराल मिल सके। चल अब अंदर। लड़की वालों की बात शुरू करती ही मोहन अपने लेन देन का लिफाफा खोल देता है। अरे IITN है हमारा लड़का भाभी जी, कोई प्राइवेट कॉलेज से डिग्री थोड़ी ना खरीदी है राज ने। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद मेरा लड़का इंजीनियर बना है। मेरे पास तो रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है, और लगनी है। लड़कियां भी जानती है कि आजकल कोडिंग का जमाना है। IT सेक्टर वाला लड़का, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। पर अब लड़का अच्छा चाहिए तो फिर उस हिसाब से कीमत भी चुकानी पड़ेगी ना। आजकल मुफ्त में क्या ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बताइए क्या कीमत देनी होगी? बेटे की सिर्फ डिग्री में ही 30 लाख के नीचे आ गया था मैं, तो कम से कम उससे ऊपर ही जो आपको समझ में आए दे दीजिएगा। और बाकी बेटे को फर्नीचर और जरूरत की चीजें तो आप देंगे ही, बाकी खातिरदारी जिस हिसाब से आप कर पाए कर लीजिएगा। उसके लिए मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। आखिर मैं भी एक बेटे का बाप हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। आप बस 400-500 लोगों के खाने पीने और रहने का इंतजाम करवा दीजिएगा, और कुछ नहीं। बाप रे बाप, और कुछ नहीं और कुछ नहीं कहकर 50 लाख का खर्चा बता दिया अंकल जी ने। 30 लाख नगद भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गए। फिर अपनी बेटी को 10-12 लाख का सोना भी चढ़ाना होगा मुझे। तो फिर कैसे? मुझे मंजूर है भाई साहब। प्रीति की मम्मी, जरा सगुन का लिफाफा राज जी के हाथ में रख दीजिए, आज ही नहीं कर देते। जी जी बेटा जी, आप जरा अपना नंबर दे दीजिए। वो क्या है ना, मॉडर्न जमाना है, प्रीति और आप इस बीच एक दूसरे को जान समझ ले तो सही रहेगा। नहीं, ऐसा कैसे? मेरा मतलब है एक बार रोका हो जाए फिर बातें हो जाएंगी। इतनी क्या हड़बड़ी है? आखिर आपकी बेटी को आना हमारे ही घर है, और बात करनी होगी तो फैमिली मीटिंग रखवा दी जाएगी। कसम से मम्मी, पापा बिना हद है। आज के जमाने में कौन बिना लड़के से बात किए उससे शादी करता है? कहीं लड़के वालों ने मना कर दिया तो? ये सब तेरे पापा के दिमाग की खुराफात है बेटा। इसीलिए तो इन्होंने राज को पढ़ाई के पैसे देने के पहले ही पेपर पर उसके साइन ले लिए थे कि वो लव मैरिज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो लव मैरिज कर लेता तो दहेज के पैसे कैसे आते। पर इनके मन का डर अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा, इसीलिए तो दोनों की आपस में बात नहीं होने दे रहे।
इन्हें डर है कि प्रीति ने अगर पहले ही राज से बात कर ली और बातों बातों में दहेज कम करवा लिया तो फिर तो ये फंस जाएगा। प्रीति का रिश्ता राज से पक्का कर प्रीति के परिवार वाले वापस घर लौट जाते हैं। अगली सुबह, चलो मम्मी मैं निक्की से मिल के आती हूँ। अब उसे जाकर रिश्ते की बात मत बता देना, सबसे ज्यादा सहेलियां ही नजर लगाती है। क्या मम्मी? ठीक है, पर एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड से अपने रिश्ते की बात छुपा ले, ऐसा कैसे हो सकता है भला? और वो भी उस फ्रेंड से जिसे उसके बचपन से जवानी तक के सारे राज पता हो। तुझे क्या लगा मैं सरप्राइज हो जाऊंगी? नहीं बहन, कल शाम को जब अंकल जी गाड़ी लेकर आए थे ना, मैं तभी समझ गई थी मामला गड़बड़ है। और अपने बाएं हाथ में तूने जो ये चूड़ी डाल रखी है ना, ये तभी डाली जाती है जब रिश्ता पक्का हो जाता है। हाँ यार निक्की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तू तो सच में बहुत स्मार्ट है। चल चल अब ये सब छोड़ और बता जीजू कैसे है? अंदर से कैसे है राज ये तो नहीं पता, पर बाहर से तो यार इतना स्मार्ट दिखता है बंदा, क्या कहूँ। मेरी नजर तो उनसे हट ही नहीं रही थी। लड़कियां हम हैं पर होठ गुलाबी उनके थे। आईलैशेस इतने घने थे, हाय मेरी तो आंखें उनसे हट नहीं रही थी। ऊपर से IIT पास आउट इंजीनियर, 2 लाख महीने के कमाते हैं, अब क्या चाहिए। बस एक प्रॉब्लम है, उसके घर वालों ने 30 लाख रुपए नगद मांगे हैं और आप भगत का खर्चा अलग। लड़के की बाप का ना यही काम होता है, उसने 30 लाख मांग लिया, तू रात से बात करके 30 लाख को 3 लाख रुपए कर दे, बस हो गया। वाह 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 वाह, जैसे कि मेरे बोले से वो 30 लाख का 3 लाख कर देंगे। और मानो कर भी देंगे तो उसके लिए मुझे रात से बात तो करनी पड़ेगी, पर कैसे करूं? पापा जी ने तो नंबर एक्सचेंज करने से भी मना कर दिया है। दिक्कत है बहन, दिक्कत है। तेरे होने वाले ससुर पैसे निकलवाना चाह रहे हैं तुम लोगों से, और कुछ नहीं। तो एक काम कर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जीजू को फॉलो करके अनफॉलो कर दे। जैसे उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा वो सामने से मैसेज करेंगे। अरे फॉलो अनफॉलो क्यों, डायरेक्ट मैसेज क्यों नहीं कर सकती मैं? हे भगवान, पता नहीं जब तू बुद्धि बांट रहा था तो मेरी सहेली कहाँ चली गई थी। अगर तूने पहले मैसेज कर दिया और ये बात तेरे ससुर जी तक पहुंच गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जहां तक रही फॉलो की बात, तो कहते ना मेरी फ्रेंड ने कर दिया था, और जैसे मैंने देखा तो अनफॉलो कर दिया। हाँ, निक्की से आइडिया लेकर प्रीति राज को फेसबुक पर फॉलो कर अनफॉलो कर देती है और ये हरकत राज बाबू से बर्दाश्त नहीं होती। प्रीति शर्मा, हाँ, अनसेंड द रिक्वेस्ट। प्रीति ने मुझे अनफॉलो क्यों किया? ये क्या बात हुई? क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? राज प्रीति की प्रोफाइल ओपन करता है और प्रीति के फोटोज देखता ही रह जाता है। क्या मैं ये अपनी होने वाली बीवी की चोरी चुपके फोटोज देख रहा हूँ? मैसेज ही कर देता हूँ। और राज सामने से निक्की को मैसेज करता है। शक्ल पसंद नहीं आई या प्रोफाइल फोटो जो फॉलो करके अनफॉलो कर दिया मैडम ने? ओह शिट, इसकी भी नोटिफिकेशन आ जाती है क्या? मुझे नहीं पता था। वो मेरी सहेली को अपने जीजू को देखने का बड़ा मन हो रहा था और इसीलिए उसने आपको फॉलो कर दिया, पर पापा जी ने बात करने से मना किया था ना, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। आई एम सॉरी। देखा जाए तो बात तो हमारी शुरू हो ही चुकी है, अब 2 बातें हो या 10, सजा तो बराबर ही मिलेगी ना। बस इसी बात पर राज और प्रीति की बातें शुरू हो जाती है। अगली सुबह 6 बजे प्रीति के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। तुम्हारे उठने का वक्त क्या है प्रीति? 6 बजे तो नहीं होगा, क्योंकि इतना खूबसूरत दिखने के लिए कम से कम 8-10 घंटे की नींद तो लेनी पड़ती होगी तुम्हें। वैसे मैं ना 6 बजे उठता हूँ, क्योंकि 6:10 पर मुझे जिम पहुंचना होता है। ओके बाय। बड़ी देरी से उठते हैं आप। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। 4 बजे उठकर घर का सारा काम कर चुकी हूँ और अब जाऊंगी गरीब बच्चों को पढ़ाने। इस तरह प्रीति धीरे धीरे राज के सारे राज जानना शुरू कर देती है। एक सुबह, अरे तुझे बस वॉक करने का ड्रामा करना है, हमें ये दिखाना है कि हम वॉक करते हुए इस रास्ते में आ गए, बाकी जो हुआ सब इत्तेफाक से। चल इतना सोच मत, बात आगे बढ़ानी है कि नहीं। राज अपने जिम की ओर बढ़ रहा था कि इस रास्ते पर उसकी नजर प्रीति और निक्की पर पड़ जाती है। अरे जीजू आप,
चलिए अच्छा है, इसी बहाने मुझे आपको देखने का मौका मिल गया, वरना जिस हिसाब से आप दोनों 19वीं सदी के जोड़े की तरह दूर दूर रहते हैं मुझे तो लगा नहीं था फिरों के पहले मुझे आपके दर्शन हो पाएंगे। अरे नहीं नहीं साली साहिबा, ऐसा मत कहिए। प्रीति जरा फोन देना तो, अपने फोन पर मिस कॉल दे देता हूँ, अब तो वीडियो कॉल पर मेरे दर्शन हो जाएंगे। वो सिलसिला जो मैसेज से शुरू हुआ था फोन कॉल में बदल चुका था। मुस्कुराते हुए फोन पर अपने होने वाले पति से बात करती हुई प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है। 2 दिन की बात है प्रीति की माँ, गांव के जमीन का सौदा हो गया है। 7 लाख रुपए नगद लेकर आ जाऊंगा मैं। एक बार के लिए रोके का इंतजाम तो हो ही जाएगा, फिर आगे का कर लूंगा इंतजाम। गांव की जमीन तो कम से कम 20-25 लाख में बिक सकती है पापा, इतनी हड़बड़ी में जमीन बेचने की क्या जरूरत है, वो भी इतने नुकसान में। तो इन चीजों में दिमाग मत लगा बेटा, घूम फिर। हाँ, एक ही तो बेटी है हमारी, अब उसके पीछे भी खर्च नहीं करे क्या? इतना अच्छा लड़का मिला है तो पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। और समधी जी ने सामने से कहा है कि रोका पर्ल्स रिसोर्ट में ही होना चाहिए। रिसोर्ट वाले बाहर से कैटरिंग अलाउ नहीं करते। अब होटल के चार्जेस और खाने का ही मिला जुला कर 5 लाख हो जा रहे हैं, फिर डेकोरेशन और बाकी सब के लिए 2 लाख तो एक्स्ट्रा रखनी ही पड़ेंगे। पापा जी के पीछे तो रोके के ही 7 लाख निकल जाएंगे, फिर सगाई के अलग, शादी के अलग। पहले तो कह रहे थे खातिरदारी अपने हिसाब से कर दीजिएगा, और अब देखो धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं। निक्की की बात ना ठीक ही थी, अब खेल मुझे शुरू करना होगा। और आज जानबूझकर प्रीति पूरे 4 घंटे के लिए अपना नंबर स्विच ऑफ कर देती है और फिर जाकर शाम को अपना नंबर ऑन करती है। हेलो प्रीति, क्या हो गया बाबू, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? इतना घबरा गया था मैं। सब ठीक था ना? कहीं पार्लर वालर गई थी क्या? बोलो कितना खर्च हुआ है, मैं भेज देता हूँ। पार्लर के 30,000 भेजकर आप क्या करेंगी राज? और मैं क्यों करूंगी बेफिजूल खर्चे? ऐसे ही पापा पर इतना प्रेशर है, ऊपर से मैं और प्रेशर डाल दूं। पापा की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रह रही, दोपहर में उनकी सीने में दर्द उठ गया था, इसलिए हमें हॉस्पिटल निकलना पड़ा। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताओ कहाँ किस हॉस्पिटल में हो तुम? अभी आता हूँ मैं। मैंने कहा हॉस्पिटल गए थे, अब वापस आ गए हैं। डॉक्टर ने कहा है पापा को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पर पापा है कि शादी की तैयारी के लिए पैसा जमा करने में लगे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता अब शादी हो पाएगी। तो क्यों नहीं हो पाएगी? तुम पापा को बोलो पहले कि स्ट्रेस ना ले। रोकी के फंक्शन के लिए पापा को अपने गांव की जमीन बेचनी पड़ रही है। वो जमीन जिस पर मेरे दादाजी ने खेती की थी, जिस पर मेरे परदादाजी ने खेती की थी। ऐसी जमीन को हाथ से जाता देखेंगे तो क्या उनका कलेजा नहीं फटेगा? पापा जी ने साफ साफ होटल का नाम बता दिया, सिर्फ होटल के रेंट और खाने में 5 लाख से ऊपर पैसे लग जाएंगे। कैसे करेंगे पापा सब कुछ? तुम फिक्र मत करो, मैं रोका होने ही नहीं दूंगा। बेटा अगर खुद बीमार रहेगा तो बाप क्या रोके पर खुद ही पहुंच जाएगा। और राज जानबूझकर अपने पैर पर प्लास्टर बांधकर अपने घर आ जाता है। अरे बेटा ये सब क्या है? वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मम्मी, डॉक्टर ने फुल्ली रेस्ट करने को कहा है। एक दोस्त ड्रॉप करके गया, वरना जैसी मेरी हालत है ना, एकदम चलना ही मुश्किल है। ओहो, तो ऐसे में रोके का फंक्शन कैसे होगा भैया? मैंने जो ड्रेस ली थी वो तो बर्बाद हो जाएगी। अरे तो होने दे, आगे जाकर सगाई में पहन लेना उस ड्रेस को। लड़की वालों को रोका करना होगा तो घर पर आकर कर लेंगे। ऐसी हालत में मैं अपने बेटे को और परेशान नहीं करूंगी। और एक नारियल और 101 रुपए के खर्चे में प्रीति और राज का रोका हो जाता है। अब तो दोनों बच्चों का रोका भी हो गया भाई साहब। अब तो ये नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं ना? अरे बहन जी, अब तो प्रीति हमारे घर आ चुकी है और आप अब भी नंबर पर अटकी हुई है। घर ही तो आना है बच्चे को। आज के जमाने के बच्चे हैं बहन जी, पता चला 2 दिन की बात है और तीसरे दिन झगड़ कर बैठ गए। एक बार दोनों के सगाई हो जाए फिर मैं सामने बैठकर नंबर एक्सचेंज करवाऊंगा, वादा है मेरा। वाह पापा जी वाह, मानना पड़ेगा आपको, अभी भी नंबर एक्सचेंज करवाने को राजी नहीं है। पर इन्हें क्या पता, यहाँ तो रोज ही बातें होती रहती है। वैसे इस बार अच्छे बच्चे आप लोग मेरा मतलब है मुश्किल से 500 रुपए भी नहीं लगे और रोका भी हो गया
खैर जो हुआ सो हुआ। महीने भर में राज के पैर से प्लास्टर उतर जाएगा और फिर सगाई कर लेंगे। जो मेहमान रोके पर नहीं पहुंच पाए उन्हें तो रोका प्लस सगाई का इंतजाम मिलना ही चाहिए। और सगाई में ही आप अगर 15 लाख कैश दे दे तो अच्छा रहेगा भाई साहब, नहीं तो ना बहुत सारे लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। अरे अरे, आप ये कैसी बात कर रहे हैं समधी जी? 15 लाख रुपए और एक अच्छा सगाई का अरेंजमेंट तैयार रहेगा। और पूरे 1 महीने बाद 12 जून की तारीख सगाई के लिए फाइनल होती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे प्रीति की टेंशन भी बढ़ रही थी। 15 लाख रुपए मजाक नहीं होते राज। पापा ने जमीन बेच दी पर 7 लाख रुपए ही आए। बाकी के पैसे कैसे अरेंज होगी? मम्मी ने अपने गहने बेच दिए, उससे 5 लाख अरेंज हुए यानी 13 लाख। फिर सगाई का खर्च और बाकी सब। मैं अपने घर से विदा होते होते अपने माँ बाप को कंगाल नहीं करना चाहती। आज पापा की हालत देखकर लगता है कि वो हाथ जोड़कर खुद ही पीछे हट जाएंगे। 30 लाख रुपए हमारे प्यार से ज्यादा भारी निकले राज। राज साइलेंस। 12 जून को होने वाली थी सगाई और 11 जून को ही मांग में सिंदूर लगाए, गले में वरमाला डाले प्रीति राज का हाथ पकड़े अपने ससुराल पहुंच जाती है। मम्मी मम्मी देखो भैया ने शादी कर ली। ये क्या देख रहा हूं मैं? आपके पैसे तो गए पापा, हमने मंदिर में शादी कर ली। प्रीति अपने ससुर जी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी बहू की भरी मांग देखकर मोहन बेहोश होकर गिर पड़ता है। फरीदाबाद शहर में राजेंद्र अपनी पत्नी महिमा के साथ रहा करता था। उसके 2 बेटे थे, संजय और ललित। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। संजय की शादी गीता से हुई थी और ललित की शादी रानी से। ये इन 6 लोगों का एक मध्यम वर्गीय सुखी परिवार था। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? कभी कभी बुलाओ तो दोनों में से एक नहीं आती और कभी कभी दोनों भागे चली आती है। मैं तो इसलिए चली आई क्योंकि रानी आपकी आवाज सुनने पर भी नहीं आती है ना। हाय दीदी, कैसी बात कर रही हो? मैं तो मम्मी जी की आवाज सुनकर नंगे पैर दौड़ी चली आती हूँ। अरे जरा कम फेंका कर, सबको पता है तेरे बारे में। क्या पता है? अरे बंद करो अपनी बकवास तुम दोनों। मैंने जिस काम के लिए बुलाया वो सुनो। हाँ हाँ सॉरी मम्मी जी। बताइए ना मम्मी जी, क्या काम है? तुम में से कोई एक मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आओ। मम्मी जी, आप अपने मुंह से बता दीजिए कि किससे चाय बनानी है, वरना ये तो मुझसे ही कहेंगे ना चाय बनाने को, क्योंकि मैं छोटी हूँ। तो तू ही बना ले। बस देख लिया ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा। रानी पैर पटकती हुई किचन में चाय बनाने चली गई। महिमा और गीता हंसने लगी। उनके घर में इसी तरह से हंसी ठिठोली चलती रहती थी और वहां सब लोग खाने के भी बहुत शौकीन थे। एक शाम की बात है जब राजेंद्र, महिमा, संजय, ललित, गीता और रानी सब मिलकर ड्राइंग रूम में बैठे थे। चाय और पकौड़ों का दौर खत्म हो चुका था और अब सब आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। अचानक ललित ने एक नई बात छेड़ दी। वो देखो, मेरा एक सुझाव है, क्यों ना आज हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर ले। वाह क्या बात है देवाजी, बहुत अच्छा आइडिया है। आज कुछ हटके खाने का मूड बन रहा है। हाँ दीदी, पिज्जा मंगवा लो या फिर बर्गर। मैं तो सोच रही थी कब ये दिन आएगा। ऑनलाइन खाना हमारे घर में? यह क्या बात हुई? हाँ भाई, अब क्या घर का खाना भी खाना छोड़ देंगे हम लोग? सही कह रहे हैं पापा, घर के खाने जैसा कुछ नहीं। ये ऑनलाइन खाना सिर्फ पैसे बर्बाद करने का तरीका है। अरे ससुर जी, कभी कभी बाहर का भी मजा लेना चाहिए। अब हर रोज तो नहीं मंगवाते ना। हाँ मम्मी जी, और सोचिए ना, आपको भी किचन में मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मेहनत की तो बात ही मत करो। मेहनत करने से सेहत बनती है। ये ऑनलाइन खाना सिर्फ आलसी बनाने का काम करता है। अरे पापा, महीने में 1-2 बार तो कर ही सकते हैं ना। वैसे भी इस बार मेरा मन कुछ चाइनीज खाने का है। चाइनीज? यह सब फालतू की चीजें हैं। हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जो घर में बना वही खा लिया। हाँ पापा जी, और तब शायद घर में बिजली भी नहीं होती थी। हाँ, शायद फोन भी नहीं। मजाक मत उड़ाओ, घर का खाना सबसे अच्छा होता है। बात खत्म करो। बाहर से खाना मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। महीने में 1-2 बार ठीक है, लेकिन अभी तो घर पर ही कुछ अच्छा बना लो। गीता, रानी और ललित ने हार मान ली और किचन की तरफ चल दिए। लेकिन किचन में पहुंचने से पहले वो दोनों मुड़ी और बोली,
अच्छा, पर बनाना क्या है? मम्मी जी ने तो कह दिया कुछ अच्छा बना लो, पर अच्छा होता क्या है? पनीर की सब्जी और पराठे? नहीं नहीं, कुछ हल्का बना लो, मूंग की दाल की खिचड़ी। चुप करो, आप तो और ही हो। मैं कहती हूँ कड़ी चावल बना लो। आहा, सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। खाकर तो मोक्ष मिल जाएगा। मेरा तो कहना है पूरी सब्जी बनाओ, वो सबसे बढ़िया होती है। पूरी सब्जी? पापा जी सच में? हाय, ये तो गरीबों वाला खाना है, भंडारों में बनता है और स्टेशन पर बिकता है। हाँ, और वैसे भी मम्मी जी ने कहा है कि कुछ अच्छा बनाओ, तो ये तो बहुत आसान चीज है। अच्छी चीज तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना, थोड़ी देर में बनती है, जैसे बिरयानी। हमारे जमाने में तो यही रॉयल डिश हुआ करती थी। और पापा शायद तब लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। सब हंसने लगते हैं और पूरी सब्जी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अजय, आप तो रहने दो, आज बच्चों को कुछ अच्छा बना लेने दो, अपनी पूरी सब्जी बाद में खाना। ठीक है भैया, अब मैं क्या ही बोलूं, जो मन है वो बनाओ। पूरी सब्जी को लेकर मजाक और बहस के बाद भी घर में हंसी मजाक का माहौल बना रहा, लेकिन खाना क्या बनेगा इस पर गंभीर चर्चा हो रही थी। आखिरकार महिमा ने सबको शांत किया और कहा, चलो सब अपनी अपनी राय दो, लेकिन इस बार कोई ऐसी चीज बनेगी जो सबको पसंद आए। अब कोई मजाक नहीं, एक बार में तय करो कि खाना क्या बनाना है। पनीर बना लेते हैं, सबको पसंद आता है। हाँ, शाही पनीर बनाते हैं। दीदी मैं ग्रेवी तैयार कर दूंगी। ठीक है, तो बिना देरी किए फटाफट चलो किचन में। शाही पनीर का नाम सुनकर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रानी ने किचन में ग्रेवी तैयार करनी शुरू कर दी। गीता ने पनीर काटा और महिमा ने मसाले संभाले। राजेंद्र ने इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखा और फिर झुंझलाते हुए बैठ गया। ठीक है, बनाओ शाही पनीर, लेकिन याद रखना ये पूरी सब्जी जितना स्वादिष्ट नहीं होगा। पापा, पनीर शाही होता है, पूरी सब्जी तो बस। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। और तो चुप रहना, बोलने के लिए किससे कहा है। कुछ देर बाद शाही पनीर तैयार हुआ। पूरे घर में मसालों की खुशबू फैल गई। खाने की टेबल पर सभी ने अपने अपने प्लेट्स भर ली। वाह, मजा आ गया फिर। रानी, तुमने तो ग्रेवी में जान डाल दी। नहीं जी, सबने मिलकर बनाया है। हाँ ठीक है, स्वाद तो अच्छा है वैसे। अच्छा, अरे पनीर लाजवाब है। आपको तो पूरी सब्जी चाहिए थी, इसके सामने तो वो कचरा है, कचरा। हाँ पापा, अब तो आपको मान लेना चाहिए कि पूरी सब्जी का समाना गया। सबने मिलकर राजेंद्र का मजाक बनाना शुरू कर दिया। गीता और रानी ने भी चुटकी ली। इससे राजेंद्र को गुस्सा आ गया। बस करो, हर बात पर मेरा मजाक बनाना जरूरी है क्या? अरे बाबा बैठ जाइए, हम बस मजाक कर रहे थे। हाँ पापा, सॉरी सॉरी, आइए बैठिए। ठीक है, लेकिन आप किसी ने पूरी सब्जी का मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और शाही पनीर का आनंद लेने लगे। कुछ दिन बाद सबको गीता के मायके में डिनर पर बुलाया गया। वहां गीता के माता पिता ने पूछा कि खाना क्या बनाए। अरे बताइए, आप लोग क्या बनवाए? संजय बेटा, तुम्हें क्या पसंद है? संजय कुछ बोलता उससे पहले राजेंद्र बोल पड़ा। और पूरी सब्जी बना लीजिए, ज्यादा मेहनत क्यों करनी। नहीं नहीं मम्मी, आप पापा जी की बात मत सुनिए, ये मजाक कर रहे हैं। हमारे घर में कोई पूरी सब्जी नहीं खाता। हाँ जी, बिल्कुल सही, पापा तो बस अपनी पसंद थोप रहा है। सभी ने गीता की बात से सहमति जताई। सीमा ने दम आलू और छोले भटूरे बना लिए। राजेंद्र बेचारा चुपचाप बैठा रहा। खाने के दौरान उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। जब वे घर लौटे तो राजेंद्र ने अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। तुम लोगों को मेरी बात का कभी मान रखना ही नहीं होता, हर बार मेरी पसंद को नजरअंदाज कर देते हो। पापा ऐसा कुछ नहीं है, बस सबकी पसंद अलग होती है। पापा, आप हर बार पूरी सब्जी की बात करते हैं, इसलिए फिर तो क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती? थोड़ी देर बहस चलती रही। आखिरकार महिमा ने सबको शांत किया। अब जो होना था वो हो गया, फालतू की बहस से कोई फायदा नहीं। चलो सब सो जाओ आप। महिमा की ललकार सुनकर सब धीरे धीरे अपने कमरे में चले गए। कुछ दिनों बाद संजय और ललित के ऑफिस के लोग, जिनमें उनका बॉस भी शामिल था, डिनर पर आए। राजेंद्र उस समय घर पर नहीं था।
जब वो वापस लौटा तो उसने महिमा से मेहमानों के बारे में पूछा। ये लोग कौन है भाई? संजय और ललित के ऑफिस वाले लोग हैं। अच्छा अच्छा, इन्हें खाने में क्या खिलाया? पूरी सब्जी बनाई कि नहीं? नहीं पापा, हमने इटालियन और चाइनीज बनवाया है। हाँ भाई, मुझे तो सिर्फ पूरी सब्जी पसंद है, ये चाइनीज फाइनीज मुझे बिल्कुल नहीं भाता। राजेंद्र का मुंह देखकर बाकी सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी संजय और ललित का बॉस बोल पड़ा। अरे संजय, तुम्हारे पिताजी तो बड़े पुराने जमाने के लगते हैं। पूरी जैसी चीज अब कौन खाता है? कितनी ऑयली होती है, छी 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 छी। सही कह रहे सर, पर अब मैं क्या ही बोलूं इन्हें। आप इन्हें जाने दो, ये लो आप पास्ता खाओ। हाँ भाई, लाओ लाओ। राजेंद्र ये सुनकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह राजेंद्र का पुराना दोस्त मंगल उससे मिलने आया। मंगल गांव में रहता था। राजेंद्र मंगल को देखकर बहुत खुश हुआ। मंगल भाई, आओ आओ, कितने दिन बाद आए हो, बैठो चाय पीते हैं। अरे भाई, तुम्हारे जैसे दोस्त को तो रोज मिलना चाहिए, पर शहर का ये चक्कर काटने का टाइम कहाँ मिलता है। अरे आज तुम आए हो तो तुम्हारे लिए खास इंतजाम होगा। महिमा, जरा 2 कप चाय और कुछ नाश्ता लाना। हाँ जी, अभी लाई। चाय नाश्ता करके मंगल वापस जाने लगा तो राजेंद्र बोला। अच्छा मेरे भाई, चलता हूँ मैं, फिर आऊंगा। अरे अभी कहाँ, इतने दिनों बाद आया है तो खाना खाकर जा। अरे छोड़ ना, फिर कभी आऊंगा। नहीं 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 नहीं, फिर कभी नहीं, आज और अभी। महिमा, पूरी सब्जी बना दो आज, अब कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि मेरा दोस्त आया है। जी महाराज, जैसा आप कहें। महिमा किचन में गई और अपनी बहुओं से बोली। देखो बहुओं, आज ये आदमी फिर से पूरी सब्जी का राग अलाप रहा है। मंगल के बहाने अपनी पसंद पूरी करवा रहा है। तो क्या करें मम्मी जी? चलो बना ही देते हैं, वरना ये तो पूरा दिन परेशान करेंगे। ठीक है, बना ही देते हैं, 2 मिनट का तो काम है। जब पूरी सब्जी बनकर तैयार हुई तो महिमा ने ताना मारा। लीजिए महाराज, आपकी पूरी सब्जी हाजिर है, अब जरा जल्दी खा लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। वाह, क्या खुशबू है। पूरी सब्जी तो सच में किसी भी 5 स्टार खाने से बेहतर है। अच्छा, तो ये 5 स्टार का मुकाबला कर सकती है? अरे भाई, ये तो सास बहू सीरियल के जैसा पुराना और बोरिंग खाना है। सच के पापा जी, ये सब सिर्फ आपको ही अच्छा लगता है, हम तो इसको देखते ही उलझन में पड़ जाते हैं। तुम लोगों की इस नए जमाने की आदतें ही खराब है, कोई संस्कृति ही नहीं बची। मंगल, खा तू मजे से, ये लोग क्या समझेंगे पूरी सब्जी का महत्व। भाई तुम सही कह रहे हो, ये नई पीढ़ी बस पिज्जा बर्गर में ही उलझी रहती है, असली स्वाद तो पूरी सब्जी में ही है। महिमा, गीता और रानी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दीदी चलो अंदर चले, पापा जी और इनके दोस्त की पूरी सब्जी की तारीफ सुनकर अब भूख ही खत्म हो गई है। अरे आओ, तुम लोग भी खा लो। ना बाबा ना, ये सब हम लोग नहीं खाते, हमने अपने लिए दूसरी चीज बनाई है, ये आपको ही मुबारक। मंगल के जाने के बाद राजेंद्र थोड़ा सुकून पाने के लिए टहलने निकला। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी श्यामलाल मिल गया। अरे भाई राजेंद्र, बड़े उदास लग रहे हो, सब खैरियत? क्या बताऊं श्यामलाल, घर में मेरी पसंद का मजाक बनता है, सबको लगता है पूरी सब्जी गरीबों का खाना है। अरे भाई, तुम क्यों उनकी बातों को दिल पर ले रहे हो? अब ये नई पीढ़ी है, उन्हें पुरानी चीजों की कद्र कहाँ। बात तो सही कह रहे हो, पर कभी कभी सोचता हूँ ये लोग मेरी पसंद का कभी तो मान रख ले। चलो चलो, अब इतना मत सोचो, घर जाओ और आराम करो। राजेंद्र को श्यामलाल की बातों से थोड़ी राहत मिली और वो घर लौट आया। कुछ दिन और बीत गए। रानी का जन्मदिन आ गया। घर में सुबह से ही चहल पहल थी। महिमा ने सबको इकट्ठा किया। सुनो, आज रानी का बर्थडे है, सब लोग अपने अपने कपड़े तय कर लो, और हाँ, घर की सजावट भी करनी है। अरे मैंने तो कपड़े प्रेस ही नहीं किए, अब क्या पहनूं? कोई बात नहीं दीदी, मेरी अलमारी से कुछ ले लो, लेकिन हाँ मेरे कपड़े खराब मत करना। घर में सजावट भी की गई, सब बहुत खुश थे। तभी महिमा ने सबसे बड़ा सवाल उठाया। अब ये तो बताओ, खाने में क्या बनाएंगे?
मम्मी जी पापा जी से पूछ लो, वो कहेंगे पूरी सब्जी बनाओ। उनके लिए तो वही बर्थडे पार्टी की जान होगी, पूरी सब्जी पूरी सब्जी। ये तो ना सही कहा। हम लोग कोई पिज्जा बर्गर टाइप बनवाएंगे। हर बार मेरी पसंद का मजाक क्यों बनता है? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ भाई। अरे पापा जी, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? हम आपको आपकी पूरी सब्जी खिलाएंगे, लेकिन मेहमानों को तो कुछ और चाहिए ना। ठीक है, जो बनाना है बनाओ, लेकिन मेरी बात को कभी तो मानो। बनाओ नहीं बनवाओ। हमने हलवाई बुलवाया था ना, वो क्यों नहीं आया अभी तक? कब बुलाया था? आज सुबह। कितने अक्लमंद हो तुम लोग। आज बर्थडे है तो सुबह बुलाया तुम लोगों ने हलवाई को। भगवान ही मालिक है तुम लोगों का। अरे आप चिंता न करो, अभी वो सारा सामान बताएगा, हम उसे लाकर देंगे और शाम तक बनाकर रख देगा। पार्टी तो शाम में 9 बजे होगी। दोपहर का समय हो गया था, लेकिन हलवाई अभी तक नहीं आया था। घर में हलचल मची हुई थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि अब क्या हो। ये क्या बात हुई? मेरा बर्थडे है और हलवाई अभी तक नहीं आया। मैं ऐसे कैसे मना सकती हूँ बर्थडे? अरे रानी, थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। संजय भैया, जरा ध्यान रखना, रास्ते में कहीं तुम खुद ना खो जाओ। चुप कर, मुझे सब पता है। हलवाई को लेकर आता हूँ अभी। संजय भागते हुए हलवाई को बुलाने चला गया। इधर घर में माहौल और गंभीर हो गया। अब अगर हलवाई नहीं आया तो क्या करेंगे? सभी मेहमानों को भुने चने खिलाएंगे क्या? अरे भाई, क्या जरूरत है इतना सोचने की? पूरी सब्जी बनवा लो, सब खुश हो जाएंगे। पापा जी प्लीज, अब आपकी मजाक का वक्त नहीं है। मेरा बर्थडे है, कोई लोकल खाना नहीं चलेगा। मैं इटालियन, चाइनीज और जर्मन डेजर्ट चाहती हूँ। बेटा, इतना महंगा खाना बनवाने से अच्छा है कि पूरी सब्जी ही खा लो। कम से कम मेहमानों का पेट तो भरेगा। इतने में संजय हलवाई को लेकर आ गया। हलवाई आते ही बोला, भैया इतना ताम झाम क्यों मचा रखा है? बताइए क्या बनवाना है? मुझे पिज्जा, पास्ता, मंचूरियन, नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, ब्लूबेरी चीज केक और जर्मन चॉकलेट ट्रफल चाहिए। अरे बिटिया, ये सब तो होटल वाले बनाते हैं। हम तो शादी वाली दाल, चावल, पूरी सब्जी, हलवा बना सकते हैं। अगर ये सब बनवाना है तो कम से कम 1.5 लाख का खर्चा होगा। ये सुनकर सबकी आंखें फटी रह गई। ललित ने चुटकी लेते हुए कहा, 1.5 लाख? रानी तो बर्थडे मना रही है या वर्ल्ड कप का फाइनल करवा रही है? रहने दे ये सब। रानी, अब समझदारी दिखाओ। इतने पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं है। जो साधारण खाना बनता है वही ठीक रहेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था, पूरी सब्जी बनवा लो, सबका भला होगा। मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहूं वही बनेगा। इतने में हलवाई बीच में बोल पड़ा, देखिए साहब, आपके ससुर जी की बात सही है, पूरी सब्जी बनवा लीजिए। मैंने आज तक जितने भी बड़े बड़े घरों में खाना बनाया है, सब जगह यही तो बनता है, सबको पसंद आता है। ठीक है पापा, आपकी पसंद मान लेती हूँ, बनवा लीजिए पूरी सब्जी, लेकिन ये आखिरी बार है, कह देती हूँ। हलवाई ने फटाफट तैयारी शुरू कर दी। शाम होते होते सारे मेहमान आ गए। सबने पूरी सब्जी का आनंद लेना शुरू कर दिया। खाने की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, अरे भाई, ये तो गजब का खाना है। कौन सा हलवाई है? ये हमारे पुराने हलवाई है, इनके हाथ में तो जादू है, जादू। सब लोग पूरी सब्जी एंजॉय कर रहे थे, पर रानी उदास थी। तभी रानी की दोस्त उसके पास आकर बोली, रानी तू भी खा ले, इतनी बढ़िया पूरी सब्जी मैंने कभी नहीं खाई। क्या सच में इतनी अच्छी है? ठीक है ला, मैं टेस्ट करती हूँ। रानी ने थोड़ा चखा और तुरंत ही चौंक पड़ी। हाँ, ये तो सच में लाजवाब है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। रानी को खाते देख बाकी घर वाले भी खाने लगे। सबने राजेंद्र की पसंद की तारीफ की। महिमा ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र जी, आपको तो पहले ही मास्टर शेफ बना देना चाहिए था। पापा, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी पसंद का मजाक उड़ाया, माफ कर दीजिए हमें। अरे भाई, माफी वाफी की कोई जरूरत नहीं है। बस याद रखो कि पुराने ख्याल वाली चीजें भी कभी कभी सबसे अच्छी होती है। इतने में हलवाई ने चिल्लाते हुए कहा, साहब, पूरी सब्जी खत्म हो गई है, लेकिन खाने वाले अभी भी लाइन में है, अब क्या करें? मैं अभी सब्जी और आटा लेकर आता हूँ, आप जल्दी से और बना दीजिए।
सारा परिवार मिलकर हंसने लगा और माहौल खुशनुमा हो गया। उस रात हर कोई राजेंद्र की पसंद की तारीफ करता रहा। रानी ने धीरे से राजेंद्र के पास आकर कहा, पापा जी, आपने जो आज सिखाया वो हमेशा याद रहेगा। अब मैं भी आपकी पसंद को समझने की कोशिश करूंगी। बेटा बस यही तो चाहिए था। खुशी वही है जहाँ सब मिलकर खाते हैं, चाहे वो पूरी सब्जी ही क्यों ना हो।